कभी सोचा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको तुम ऐसे ही क्यों छोड़ाते हो? क्योंकि लिखनी नहीं आती दीदी, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो छोड़ आते हैं। अगर हाँ, तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को लिखना भी सिखाऊंगी और जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो भी बताऊंगी कि आप हर डिजीज के अंदर कैसे लिख सकते हो। अगर आप लोगों ने कभी सर्जिकल मैनेजमेंट जो है सर्जरीज 3D में देखी हैं तो बताइए, अगर नहीं देखी है तो आज के इस लेक्चर में मैं 3D में आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि एग्जैक्टली सर्जरीज होती कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 नर्सिंग सक्सेस। आई एम तुलसी सिंह, योर फेवरेट नर्सिंग एजुकेटर, और आज के इस वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ 15 नंबर एग्जामिनर से कैसे ग्रैब करने हैं, कैसे लेने हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके साथ। दीदी हमें तो नहीं आता लिखना, कैसे लिखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमें नहीं पता। करना क्या है, सिर्फ एक ही चीज कि सबसे पहले हर एक डिजीज की जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है उसके अंदर लिखो, क्या लिखोगे? हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन कैसे करते हैं? अब एक पेशेंट तुम्हारे पास आया है, कैसे उसको कैटर करना है, उससे पहले बातचीत, नॉर्मली बातचीत करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके रिलीविंग फैक्टर्स क्या, आपने कोई दवाई वगैरह ली है, तो वही चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। चलो शुरू करते हैं। लिखो साथ साथ, मुझे बताओ भी और लिखो भी। नोटबुक पेन निकाल लो साथ साथ बच्चों, नोटबुक पेन मुझे चाहिए आप लोगों का। सत्संग देखने नहीं आए हो, लिखना शुरू करो साथ साथ। सबसे पहला पॉइंट क्या है? हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर क्या करना है? सिम्टम्स पूछो उससे। सिम्टम्स के अंदर क्या आ रहा था कि आपने क्या क्या चीजें फील की हैं, अब उसको क्या क्या हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, रीगर्जिटेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है? डिस्फेजिया हो रहा है। डिस्फेजिया क्या होता है? अब मुझे फटाक से बता दो। पता है? नहीं पता है तो आज के लेक्चर के बाद कभी भूलना नहीं। क्या होता है? डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। क्यों हो रही है? क्योंकि इसोफेगस के अंदर प्रॉब्लम है, उसी के अंदर तो इरिटेशन हो रही है, इरिटेशन की वजह से वो स्वेलो नहीं कर पाएगा। अब उसके बाद ब्लोटिंग हो रही है, चेस्ट डिस्कंफर्ट हो रहा है, क्रोनिक कफ हो रही है और हॉर्सीनेस हो रही है। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हॉर्सीनेस हो जाती है। सिम्टम्स मैंने पढ़ाए हुए ना, अगर नहीं देखा तो पिछले वाला लेक्चर देख के आओ और अच्छे से समझ आएगा। इसी चैनल पे पार्ट 1 प्रेजेंट है, अभी अभी ही कुछ टाइम पहले ही अपलोड किया। ये सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड आता है फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, कि कितने टाइम से हो रहा है। ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है? ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि कितने टाइम पीरियड में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि कितनी बार आ रहा है। जैसे 2 दिन से हुई है ये कंडीशन, तो कितनी बार आई है 2 दिन से। वही चीज हमें यहाँ पे करनी है कि कैसे, हाउ लॉन्ग दे लास्ट, कि कितनी देर के लिए है, कब कब, कितने टाइम्स। उसके बाद आता है फैक्टर्स, किस वजह से हो रही है। पूछ लेते हैं ना डॉक्टर्स कि ये दिक्कत हो रही है, अच्छा किस वजह से हो रही है? बुखार हो रहा है, आइसक्रीम खाई थी, कुछ ठंडा खाया था, या कुछ ऐसी गर्म सर्द ऐसा कुछ सिचुएशन हुई थी, तो वही चीजें यहाँ पे हैं। पेट में खराबी हो गई, क्या पूछेंगे? कुछ तला हुआ खाया था, कुछ ज्यादा स्पाइसी खाया था, ज्यादा मसाले वाला खाया था, बस वही चीज लिखनी है यहाँ पे। स्पाइसी फूड, फैटी फूड, लार्ज मिल्स तो नहीं ले रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में सब कुछ खाने के लिए बैठ गए हो और फिर पता चले पेट खराब, गड़बड़ा गया भैया। ऐसा होता भी है, कई लोग ऐसे होते हैं कि इकट्ठा बहुत सारा खाना लेके बैठ जाते कि अभी खाना है, और फिर उनका पेट गड़बड़ा जाता है। तो वही चीज यहाँ पे हो गई। खाना खाते ही नहीं लेटना है, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो भी बता देना है। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आता है रिलीविंग फैक्टर, कि क्या ऐसा फैक्टर है जो आपको रिलीफ दे रहा है। आप कोई दवाई ले रहे हो या आप कुछ चेंज कर रहे हो, वो सारे रिलीविंग फैक्टर के अंदर आ जाते हैं। कि आपने कोई ड्रग्स यूज किया, जैसे एंटासिड, पीपीआई, और आप लोगों ने अपनी पोस्चर चेंज की है, या फिर जो आप खाना लार्ज मील ले रहे थे, हैवी मील्स ले रहे थे, उसको स्मॉल मील्स में कन्वर्ट कर लिया है। आप लोगों ने फूड ट्रिगरिंग को अवॉइड किया है, कि आप लोग जो आपको ज्यादा परेशान कर रहा है वो आप नहीं खा रहे हो, उसको अवॉइड कर दिया है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद पास्ट एंड फैमिली हिस्ट्री हमें पूछनी है, कि क्या आपकी फैमिली में कभी किसी को जीईआरडी, प्रीवियस जीईआरडी किसी को डायग्नोज हुई है, या कोई सर्जरी हुई है आपकी, मेडिकल सर्जरीज कोई भी किसी भी तरीके की, या फिर फैमिली में किसी को ये जीईआरडी हो, बेरेट इसोफेगस हो, तो वो सारी चीजें हमें पूछ लेनी है। बात समझ आई? अब इसी के साथ यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन आप लोग हर एक डिजीज के अंदर लिख के आओगे, सेम लिख के आओगे। सेम का मतलब ये नहीं है कि अंदर भी सेम ही लिख के आओगे कि इसकी वजह से हो रहा है। फॉर्मेट बता दिया है कि सबसे पहले सिम्टम्स लिख लेना, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन लिख लेना, किसकी वजह से हो रहा है और कैसे रुक रहा है, रिलीविंग फैक्टर क्या है,
वो सारी चीजें लिखाना पॉइंट्स में। अब उसके बाद सेकंड क्या था हमारा, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर मुझे बताओ क्या लिखोगे, जनरल असेसमेंट, हेड टू टो एग्जामिनेशन। आपको देखने में कैसा लग रहा है, आपने किसी इंसान को पहली बार देखा, वो आपको बोल रहा है कि मुझे बुखार है। अब मुझे ये बताओ आप कैसे एक बारी में देख के बता दोगे कि इसको बुखार है या नहीं। जो वो कंडीशन है ना, जो आपने चेक किया है वो 1 सेकंड के अंदर, वही क्या है यहाँ पे, जनरल असेसमेंट। डॉक्टर भी आपको देख रहा है कि इसको सच में ये कंडीशन लग रही है या नहीं लग रही है। अब वो भी बेचारा अपना ऐसे अपनी जो दृष्टियां है वो खोल के देख रहा है। बात समझ आई। तो यहाँ पे क्या किया, जनरल असेसमेंट किया। उसके बाद हम लोग करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक। न्यूट्रिशनल स्टेटस के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन, वेट, बीएमआई, पेशेंट का वेट कितना है, बीएमआई। अगर वेट कम होगा तो हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा मुझे ये बताओ, क्योंकि अगर क्रॉनिक जीईआरडी होगा तो उसे निगलने में, स्वेलो करने में प्रॉब्लम आ रही है, स्वेलो करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वैसी बात है उसके पेट में कुछ जा नहीं रहा है, तो वेट कैसे ही बढ़ेगा, वेट कम ही होगा। तो वो हमें पता चल जाएगा। सिस्टमिक एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा बताओ मुझे, शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। सिस्टमिक के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, कितने तरीके से कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, कौन से में आ रही है। अब हम लोग को एग्जामिन करना है तो सबसे पहले वाइटल साइंस पे चलते हैं। वाइटल साइंस क्या होता है मुझे ये बताओ, बताओ बताओ। हाइड्रेट रहना है, साथ साथ पानी पीते रहो। मुझे तो आदत लग चुकी है भाई, हर 10 मिनट में मुझे पानी चाहिए, 1-2 सिप मुझे चाहिए होती है। चलो जी बताओ मुझे वाइटल साइंस क्या होते हैं। वाइटल साइंस जो होते हैं हमारे 3 कौन से मेजर होते हैं, पल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, और हमारे बीपी हो गया। बात समझ आई। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, अगर इस कंडीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो। उसके बाद आता है हमारा फाइंडिंग्स इन जीईआरडी। फाइंडिंग्स इन जीईआरडी के अंदर हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशन है जीईआरडी के अंदर, क्या चीज, मतलब कुछ नॉर्मल भी होगा, कुछ एबनॉर्मल भी होगा, तो वही चीजें हम लोग फाइंडिंग कर रहे होंगे कि इसके, जैसे कि एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही है, कि अनीमिया देखने को मिल रहा है, वेट लॉस देखने को मिल रहा है, वो सारी चीजें आ जाती है। बात समझ आई। अब इसी के साथ अगले जो हमारी मेन यहाँ पे आती है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, वो है एंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी। अपर जीआई एंडोस्कोपी के अंदर क्या होगा कि हम लोगों ने क्या किया, क्या किया बताओ मुझे, एक थिन ट्यूब ली, फ्लेक्सिबल ट्यूब, उसके अंदर कैमरा इंसर्ट किया, और कैमरे की मदद से अब हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। एग्जामिन क्या करेंगे मुझे बताओ। अब ये हमारा इसोफेगस है, पेशेंट के माउथ के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, एक ट्यूब इंसर्ट की, और ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, अब हम लोग, कैमरा है तो हमें दिख जाएगा, और दिखेगा तो क्या दिखेगा, या तो इरोजन्स हो रखे हैं, इरोजन्स हो रखे तो हमें दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अगर अल्सर्स हैं तो हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर इन्फ्लामेशन है तो हमें दिखाई दे रही है, और वहीं पर अगर बेरेट्स इसोफेगस है तो हमें दिखाई दे रहा है। ये 4 ही कंडीशन हो सकती हैं, चारों हमें दिखाई दे जाएंगे। इतना ही है बस, समझ आया। यही हमें एंडोस्कोपी के अंदर देखना। एंडोस्कोपी होता है क्या, अपर जीआई एंडोस्कोपी। हम लोगों ने एक थिन ट्यूब लिया, फ्लेक्सिबल ट्यूब, ये क्या कर रही है, इसके अंदर एक कैमरा है जो कि हमारे माउथ के थ्रू इसोफेगस में जा रहा है, इसोफेगस को एग्जामिन करने के लिए। अब हमें दिख रहा है, वहां पे हमारे पास स्क्रीन होती है, यहाँ पे हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, अब हमें स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम दिखाई, जहाँ पे वो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वहीं पर ट्रीटमेंट वहीं का वैसे ही हम लोग को नोट डाउन कर लेना है बस। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग। अगर ये टेस्ट करवा रहा है पेशेंट तो ठीक है, नहीं तो अगले टेस्ट पे चलते हैं, पीएच मॉनिटरिंग। क्या करेंगे बताओ मुझे, पीएच मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक और प्रोब लगाएंगे, लेकिन इस प्रोब के अंदर कैमरा नहीं होगा, पीएच सेंसर होगा। पीएच सेंसर क्या करेगा, पीएच को एग्जामिन देखेगा कि पीएच कब अप जा रहा है, कब डाउन जा रहा है, अप डाउन। अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो इसके अंदर हो रहा है, ये सारी चीजें अब हमें देखने को मिलेंगी। बात समझ आई। नॉर्मल पीएच कितना होता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ये आप लोग का आज का होमवर्क है। आप लोग मुझे ना नॉर्मल पीएच लिख के बताएंगे। वैसे तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, लेकिन फिर भी ठीक है। और एसिड रिफ्लेक्स कितने से ज्यादा पे होता है मुझे वो भी बताएंगे। वैसे तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जो
देख सकते हैं, जो होशियार है वो देख लेंगे, जिन लोगों की क्यूरियोसिटी है और जो लोग ऐसे ही सिर्फ सत्संग की तरह सुन रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ी मुसीबत हो गई है। चलो जी, क्या बताया मैंने, एक थिन प्रोब है, पीएच सेंसर है उसके अंदर, उसको इंसर्ट करते हैं। कितने टाइम के लिए करते हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 24 आवर्स के लिए। अब 24 आवर्स के लिए करेंगे तो वहां पे नॉर्मल एक्टिविटीज हमें देखने को मिल जाएंगी, नॉर्मल एबनॉर्मल हमें वहां पे एग्जामिन हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला टेस्ट बताओ मुझे क्या होता है, ईसोफेजियल मैनोमेट्री। मैनोमेट्री का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। मैनोमेट्री का मतलब होता है मेजर करना, मेजर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, दोबारा से हम लोगों ने एक मैनोमेट्री के अंदर क्या किया, कैथेटर इंसर्ट किया है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर तक। अब हम लोग यहाँ पे प्रेशर देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रेशर, प्रेशर ऐसे चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक टेस्ट है जो कि मेजर कर रहा है प्रेशर को, कोऑर्डिनेशन को, कि उसकी जो मसल्स है वो कितना कोऑर्डिनेट कर पा रही हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के साथ, वो कितना प्रेशर को लोड कर पा रही है। बात समझ आई। मोटिलिटी डिसऑर्डर देखता है कि स्वेलो किया। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तुम्हें एक वर्ड के अंदर समझाना चाहूँ तो कैसे समझाऊं इसको, मुझे ये बताओ। दीदी आप इतना बता दो सिर्फ हमें कि हम लोग पेशेंट को स्वेलो करवाएंगे और फिर देखेंगे कि उसकी मोटिलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, कहीं उसको निगलने में ही तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यही हमें यहाँ पे चेक करना है, एबनॉर्मल लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर फंक्शंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके साथ अगला टेस्ट, लास्ट टेस्ट है बेरियम स्वेलो। अब हम लोग एक सॉल्यूशन पिला रहे हैं पेशेंट को, सॉल्यूशन की मदद से अब वो कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलेगा। अब कॉन्ट्रास्ट जो देखने को मिल रहा है उसके अंदर क्या होगा, एक्सरेज के थ्रू देखने को मिल रहा है। एक्सरे क्या, एक्सरे नॉर्मल अगर हम करवाते तो पूरा ब्लैक आता है ना, लेकिन वहीं पर पूरी ब्लैक की तो होती है ना वो शीट, लेकिन वहीं पर अगर हम बेरियम स्वेलो करवा के कर रहे हैं तो हमें व्हाइटिश जो है कलरिंग देखने को मिलेगी। इसके अंदर एग्जैक्टली क्या होगा, देखो ये नॉर्मल है, अब ये अब नॉर्मल है। यहाँ पे देख लो ये नॉर्मल है, देखो यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे रहा है ना सभी को, ये ब्लैक पीछे से, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जहां जहां पर बेरियम गया है वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये नॉर्मल है इसोफेगस और ये एबनॉर्मल है क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया है, हर्निया हो गया है। पॉइंट क्लियर हुआ। यही होता है बेरियम हम लोगों ने स्वेलो करवाया है, रेडियोलॉजिकल स्टडी की, जो कि सल्फेट, बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो हम इसके अंदर यूज करते हैं और हम लोगों को एक्सरे इमेजेस के अंदर देखने को मिल जाता है कि क्या पेशेंट के अंदर क्या, कहाँ पे, कौन से पार्ट में, कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही। दीदी हमें समझ तो आ गए सारे टेस्ट, अब बस आप लिखने और सिखा दो क्योंकि लिखने में बड़ी गड़बड़ाहट हो रही है हमारे से। नंबर कैसे ग्रैब करने अब मैं वो सिखा रही हूँ। अब ध्यान अपना इधर ले आओ, नोटबुक पेन मुझे अब ओपन चाहिए सबकी, निकाल लो फटाफट से। पता चलना चाहिए ना सबको कि हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन बोलता है सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बच्चे नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं दीदी, हमें भी तो टॉप करना है, यूनिवर्सिटी टॉपर बनना है। बेटा तू ही बनेगा, तेरे को ही यूनिवर्सिटी टॉपर बना के छोड़ना है मेरे को। तू अपने कॉलेज में भी टॉप करेगा, यूनिवर्सिटी में भी टॉप करेगा, ये बात लिख ले आज। बस करना क्या है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे वैसे पढ़ ले, वैसे वैसे लिख ले, लिख के बताओ। अब चलो सबसे पहले क्या करना है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखो। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पहले क्या करना है, हाईलाइट करना है कि तुम्हें पता है, एग्जामिनर को पता चल जाए, उसे अंदर जाके ना अगले पेज पे पढ़ना ना पड़े। 15 नंबर के कंटेंट को आप कैसे बढ़ाओगे वो सिखा रही हूँ। इवैल्यूएशन क्या करना है। आप दीदी हमें तो आती नहीं है फूल पत्तियां बनाने, हम तो क्लाउड ही बना सकते हैं, तो बनाओ क्लाउड, बनाओ बनाओ, शाबाश, बनाया क्लाउड, शाबाश। ठीक है जी, अब लिखो। सबसे पहले क्या किया था, हिस्ट्री कलेक्शन। यहां पे लिखो, लिखो हिस्ट्री कलेक्शन। सेकंड क्या होगा, हिस्ट्री कलेक्शन के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकंड हम लोगों ने क्या किया, फिजिकल एग्जामिनेशन। थर्ड बताओ आप मुझे, शाबाश, अभी अभी तो बताया मैंने, मेरे से पहले लिख के रख लो। मुझे लिखने में टाइम लग रहा है ना, तुम मेरे से पहले लिखोगे और मुझे दिखाओगे कि क्या हो रहा है। थर्ड बताओ मुझे क्या था हमारा थर्ड टेस्ट, बताओ बताओ, शाबाश।
क्या किया था हम लोगों ने? एंडोस्कोपी किया था दीदी, हमें याद है, हम अच्छे बच्चे हैं। एंडोस्कोपी। उसके बाद क्या आता है? पीएच मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे? पीएच मॉनिटरिंग लिख दो। कितने आवर्स के लिए होती है? 24 आवर्स के लिए। तो यहाँ पे लिख दो 24 आवर्स के लिए हो रही है। देखो यहाँ पे लिखो, अब शाबाश, लिखो लिखो पीएच मॉनिटरिंग। मैं फिर वही चीज लिख दी मैंने, मॉनिटरिंग। भाई हम भी तुम्हारे ही जैसे हैं, तुम्हारी ही बड़ी बहन हूँ। ऐसे जब तुम्हें कुछ लगे ना तो सोच लिया करो हमारी ही बड़ी बहन है। चलो, लिखा ना सभी ने? अब उसके बाद क्या आता है? मैनोमीट्री आती है। तो यहाँ पे मैनोमीट्री लिखो। तुम खुद लिखोगे, मैं क्यों लिखूं? हाँ, मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगी। अगर मैं तुम्हें अभी लिख के दे दूंगी ना, तुम लोग कॉपी पेस्ट करोगे। नहीं, तुम खुद लिखो। शाबाश, ऐसे लिखना है, मैं बता रही हूँ तुम लोग को। लिखो लिखो, शाबाश। क्या करना है? यहाँ पे मैनोमेट्री लिखो ऐसे क्लाउड बना के। और लास्ट वन क्या था हमारा? बेरियम स्वैलोइंग। यहाँ पे क्लाउड बना के लिखो ये। अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे एक क्लाउड बना दो, यहाँ पे एक क्लाउड बना दो, एंड लास्ट वन एक क्लाउड बना दो। बताओ किसी को दिक्कत आई? यहाँ पे मैनोमेट्री लिख लेना और यहाँ पे बेरियम स्वैलोइंग लिख लेना। ये पॉइंट मैंने इसलिए छोड़े हैं ताकि तुम लोग अपने आप से लिखना सीख जाओ, क्योंकि हर टाइम तुम्हें दाल चावल बने बनाए नहीं मिलेंगे, कभी कभी तुम्हें बनाने भी पड़ेंगे। चलिए जी, इसी के साथ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखनी आ गई हमें। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि अब इसको अटेम्प्ट अंदर कैसे करना है, तो पॉइंट बनाओ। सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? जैसे मैं एक लिख के दिखा रही हूँ, बाकी के तुम खुद लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने हिस्ट्री कलेक्शन लिखी, तो हिस्ट्री कलेक्शन ऊपर हेडिंग लिखो अगले पेज पे। ये मैं तुम्हें पेज भरने भी सिखा रही हूँ और साथ ही में कैसे कंटेंट को बढ़ाते हैं वो भी सिखा रही हूँ। यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्शन लिखेंगे। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा? जो जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखी, कि सबसे पहले सिम्टम्स देखे थे। अब लिखो यहाँ पे सिम्टम्स जो जो आ रहे हैं। सिम्टम्स ऐसे नहीं लिखने हैं, लेकिन जैसे वहां पे लिखे होते हैं यहाँ पे सिम्टम्स ऐसे लिखने हैं। 3-4 लाइनें तो भर ही दोगे। अब सेकंड वाला लिखो, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी। ड्यूरेशन लिख दो, फिर उसके बाद यहाँ पे एक लाइन में लिख दो, फिर फ्रीक्वेंसी लिख दो। फ्रीक्वेंसी के बाद यहाँ पे रिलीविंग फैक्टर लिख दो। और अगर तुम लोग फैक्टर्स लिखना चाहते हो जिसकी वजह से हुआ, तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख ही दो, बल्कि लिख के ना क्या चाहते हो लिख ही दो। यहाँ पे फैक्टर्स लिख दो, अफेक्टिंग फैक्टर्स या फैक्टर्स, और यहाँ पे रिलीविंग फैक्टर्स लिख दो। अब मुझे बताओ, किसी को समस्या है? अब मुझे कोई नहीं बोलेगा दीदी हमें अटेम्प्ट करना नहीं आता, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से तुम लोगों को सिखा दिया कि एग्जैक्टली अटेम्प्ट कैसे करना है। अब तुम्हें आता है, अब कोई नहीं बोलेगा कि दीदी हमें नहीं आता। चलो, अब इसी के साथ मैं तुम्हें अगर बोलूं कि मैं मैनेजमेंट भी ऐसे ही लिखनी सिखाऊंगी, तो कितनी खुशी होगी तुम्हें? मुझे ये बताओ पहले। दीदी हम तो बस पूछो नहीं, ऐसे सारे के सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऐसे ही लिखने हैं। चलो, अब इसी के साथ मुझे ये बताओ कि अगर मैं बोल दूं कि अगर मैं मैनेजमेंट भी ऐसे ही लिखनी सिखा रही हूँ, तो कैसे, कितनी खुशी हो जाएगी? बताओ मुझे। तो लिखो, चलो पेज निकालो अगला। ये वाला तो भर गया होगा, अगला पेज पे चलो लिखो। अब मैनेजमेंट ऊपर हेडिंग, एक मोस्ट कॉमन लिखना। देखो, जब कुछ गड़बड़ होती है ना, तो ये साथ में अपने गड़बड़ करने लग जाता है। लिखो अब यहाँ पे मैनेजमेंट। लिखी सभी ने मैनेजमेंट। अब इसके अंदर लिखो 3 पॉइंट्स। बनाओ बनाओ 3 पॉइंट। यहाँ पे सबसे पहला बनाओ, एक यहाँ पे बना लो और एक यहाँ पे बना लो। जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा हम ऐसे ही बना के लिखें। कभी कभी हम लोग ऐसे अपनी कलाकारियां भी तो दिखा सकते हैं ना एग्जाम में। हमें भी तो ड्राइंग आती है। बायो यार, तुम लोग मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हो, ऐसे तो नहीं है ना कोई नॉन मेडिकल वाला आके बीएससी नर्सिंग में बोल रहा है। हाँ, जो जीएनएम एएनएम वाले हैं, मैंने उनकी ड्राइंग देखी है, उनको तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कि नहीं आती है, क्योंकि वो तो इतनी भयंकर वाली ड्राइंग बनाते हैं ना। मैंने लिटरली देखा है। नर्सिंग वाले, जो बीएससी नर्सिंग वाले ना, वो भी एक ग्रेड नीचे बना लेते, लेकिन उनकी तो इतनी खूबसूरत होती है ना ड्राइंग। मैंने देखी है भाई, स्केच बना देते पूरा का पूरा। चलो लिखो अब फटाफट से। इसमें क्या लिखोगे बताओ मुझे? सबसे पहले मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट। क्या लिखोगे? मेडिकल। मेडिकल के बाद क्या आती है? सर्जिकल। क्या आएगी? सर्जिकल।
सर्जिकल के बाद लास्ट वन आती है आपकी नर्सिंग। लिखो यहाँ पे, लिखी सभी ने। अब इसके अंदर मुझे 2 पॉइंट्स बताओ। पहला होता है हमारा फार्माकोलॉजिकल। क्या होता है? या तो इसको ऐसे बना के लिख लो, या फिर इसको मैं एक और तरीका बताती हूँ कैसे लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसे लिख लो, एक होता है और ये दूसरा होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, और यहाँ पे क्या देगी फार्माकोलॉजिकल। समझ आई? अब हमें सर्जरीज अगर याद हैं तो सर्जरीज यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। अब मुझे याद है एक पार्शियल फंडोप्लिकेशन होती है, एक नीसेंट फंडोप्लिकेशन होती है और एक मैग्नेटिक होती है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। अगर तुम्हें याद नहीं है, बाय चांस भूल गए हो एग्जाम में कोई ऐसे डिजीज देके, तो करना क्या मुझे ये बताओ कि हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि कौन सी सर्जरीज है। यहाँ पे मत लिखना, फिर ये गलती मत करके आना कि तुम लोग तुक्का मार रहे हो और तुक्का फिर यहाँ पे लिखाओ, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर तुम्हें नंबर दे रहा है भाई। यहाँ पे एग्जामिनर ये देख रहा है कि तुम्हें आता है, अगर हाँ तो वो यहीं पे नंबर दे देगा, इसी के अकॉर्डिंग सिर्फ वो पेज पलटेगा, फिर वो मोटा मोटा ही देखेगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी तो फिर वो पूरा पढ़ेगा कि इसको आता नहीं है, क्योंकि उसको तो नंबर काटने हैं। एग्जामिनर नंबर देना भी चाहता है और काटना भी चाहता है। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें नंबर लेने हैं या कटवाने हैं। अब मुझे नर्सिंग के अंदर बताओ 3 फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, 3 पॉइंट्स। सबसे पहले आता है असेसमेंट। क्या आता है? असेसमेंट। लिखो फटाफट से, पहले वाले में असेसमेंट, उसके बाद नर्सिंग में असेसमेंट आएगा, उसके बाद जो सेकंड आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस, और थर्ड वन जो होता है हमारा हेल्थ एजुकेशन। बस इतना ही तो करना है, इतने में ही एग्जामिनर तुम्हें नंबर दे देगा, और वो सच में देगा बेटू। यही करना बस। यहाँ पे एक स्लाइड भर गई, अब तुम्हारा एक पेज भर गया। अब एग्जामिनर को लग रहा है हाँ इसको आ गया, आता है इसको कुछ, अब वो तुम्हारे कंटेंट में मजा दिखाएगा। अब उसको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? नॉन फार्माकोलॉजिकल लिखेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर क्या आता है? सबसे पहले बताओ मुझे, नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर हम घर पे रह के कैसे उसको बचा सकते हैं। ओबेसिटी हो रही है तो वेट लॉस कर लो। अगर डाइट मॉडिफिकेशन चाहिए, डाइट की वजह से हो रहा है, फैटी फूड खा रहे हो, ऐसा कुछ खा रहे हो स्पाइसी फूड, तो उसके लिए यहाँ पे कर लो, उसको चेंज कर लो हेल्दी फूड में। छोटी जो ईट है, कहने का क्या मतलब है कि छोटी छोटी मील लो लेकिन फ्रीक्वेंट मील्स लो। तो यहाँ पे भी वही करना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। उसी के साथ अवॉइड ईटिंग बिफोर बेड टाइम। बेड टाइम से पहले कोई नहीं खाएगा, तुम्हें भी नहीं खाना है। अपने घर वालों को भी रोका करो, अगर कोई ऐसा है तुम्हारे आसपास तो उसको रोका करो कि नहीं खाना बेड टाइम। हाफ एन आवर पहले खा लो, 1 आवर पहले खा लो, थोड़े बहुत मूवमेंट्स कर लो, एलिवेट करो हेड एंड को, एलिवेट करो, तब सो। टाइट कपड़े पहनना बंद करो। बस यही सारे नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर आ जाते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि फार्माकोलॉजिकल क्या होते हैं, तो फार्माकोलॉजिकल के अंदर क्या करोगे? दवाइयां दोगे। अब दवाइयों के अंदर सबसे पहले कौन सी आती है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये क्या करेगा? सुप्रेस करेगा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को। अगर इसने सुप्रेस कर दिया तो अब इसके अंदर दवाइयां बताओ मुझे, बताओ मुझे फटाफट से कौन सी दवाइयां दोगे? सबसे पहले देंगे ओमिप्राजोल और पेंटाप्राजोल। याद तुम्हें पेंटोप्राजोल तो रह जाएगी ना सभी को। क्यों रहेगी? क्योंकि पेंटोप्राजोल घर में भी होती है। सुबह सुबह देखा होगा, मम्मी नहीं तो दादी लेती होगी, दादी नहीं तो घर में किसी ना किसी को खाली पेट के कैप्सूल लेते देखा होगा, और वो क्या होते हैं? पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल। बस 2 ड्रग्स याद कर लो, ज्यादा याद करनी है। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ मैं याद कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है, तो याद कर लो, नहीं तो छोड़। 2 ड्रग्स मिनिमम एंड मैक्सिमम याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, H2 ब्लॉकर्स। ये क्या काम कर रहा है? हमारा हिस्टामिन को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, हिस्टामिन को ब्लॉक कर देगा। अब इसके अंदर ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं? फोमेटाडीन एंड रेंटेडिन। ये तो सबको पता होगी, रेंटेडिन भी घर में मिल जाती है यूजुअली। रेंटेडिन, फोमेटाडीन तुम लोग याद रख लो, या इनमें से कोई और ड्रग याद हो रही है तो वो कर लो। ठीक है, अब अगला क्या आता है हमारा? एंटासिड। ये न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड को। अब इसके अंदर एग्जांपल है एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
अगर तुम्हें याद हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट भी याद कर लो, नहीं तो 2 इनफ है। उसके बाद आते हैं प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। अगर तुम्हें इतने याद हो जाए, 3 याद हो जाए, मेजर 3, तो सिर्फ 3 याद रख लो, पूरे 6 के 6 याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई हमें 6 याद हो जाएंगे, तो फिर तुम लोग 6 के 6 याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि हमसे तो मैडम 3 ही याद होंगे, हम तो दीदी 3 ही याद रख सकते, तो सिर्फ 3 करो। अगला आता है प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। ये क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है मोटिलिटी को, ठीक है, और इंक्रीज कर रहा है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के टोन को। इसके अंदर ड्रग्स अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड, और नहीं हो तो छोड़ देना। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है इसोफेजियल म्यूकोजा को एसिड इंजरी से, ठीक है, और प्रोमोट करेगा म्यूकोजल हीलिंग को। अगर इसके अंदर भी याद हो रहे हैं तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं। कॉम्बिनेशन थेरेपी, कॉम्बिनेशन के अंदर क्या आ जाएगा, परसिस्टेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, इरोसिव इसोफेगस हो रही है, अगर इन्फ्लामेशन की वजह से डैमेज हो रही है, तो यहाँ पे ये बेटर एसिड कंट्रोल करेगा और सिम्टम्स में रिलीव करेगा। अब इसके अंदर थेरेपी क्या है, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोकाइनेटिक, एंटासिड, याद रख लो। बताओ भाई, इसके साथ किसी को कोई समस्या? अब आता है कहानी। ये एक मूवी चल रही थी आज तुम्हारे लिए, सत्संग नहीं था, मूवी थी। मूवी के अंदर तुम्हें नोट्स भी बनाने थे। अब ये कोई नहीं बोलेगा दीदी मूवी ही थी तो हम क्यों ही लिख रहे थे। मूवी के साथ साथ क्या चल रही थी, बताओ बताओ, लिखने वाली स्टोरी, तुम्हें खुद की भी स्टोरी लिखनी थी। अब तुम्हें लिखना आ गया। अब यहाँ पे आता है इंटरेस्टिंग फैक्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंदर क्या आएगा कि मैं आप लोगों को 3D में दिखाने वाली हूँ, वीडियो क्लिप्स दिखाने वाली हूँ कि कैसे सर्जरीज होती है। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले क्या आएगा बताओ मुझे? सबसे पहली जो होती है लैप्रोस्कोपिक नाइसिन फंडोप्लिकेशन। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी फंडस है वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के 360 रोटेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रोटेट हो जाएगी। बात समझ आया? देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है, लेकिन दीदी ऐसे मजा नहीं आ रहा, आप 3D में भी दिखा दो ना एक बारी। चलो आप लोगों की एक ख्वाहिश भी पूरी करते हैं, एक बार देखो। अब अच्छे से देखोगे, क्योंकि ऐसे ही 270 डिग्री भी रोटेट होती है, तो 360 वाली में ही अच्छे से समझ लेना, ठीक है? चलिए जी। The surgeon carefully mobilizes the gastric fundus, preparing for the critical 360-degree rotation around the esophagus. दिखाई दे रहा है कैसे 360 डिग्री पूरा का पूरा बंध चुका है, वही चीज। अब अगली अगर मैं स्लाइड पे चलूं, अगर चाहते हो एक बार और देखना तो एक बार और देख लो बेटू। अरे यार नहीं चल रहा है ये अभी, एक सेकंड रुको। कीप, मुझे चलाना है ये वाला, चलो। The surgeon carefully mobilizes the gastric fundus, preparing for the critical 360-degree rotation around the esophagus. क्लियर हो गया ना आप सभी को? शाबाश। अब चलते हैं अगली पे। अगली क्या बताई थी? अभी मैंने तुम्हें जो डिजीज सर्जरी बताई थी, कौन सी वाली बताई थी? 270 डिग्री, और उसका नाम क्या है? पार्शियल फंडोप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होगा? लैप्रोस्कोपिक पार्शियल फंडोप्लिकेशन। क्या होगा? लैप्रोस्कोपिक पार्शियल फंडोप्लिकेशन। इसके अंदर क्या होगा? 270 डिग्री हम लोग रैप कर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल है, देखा। यहाँ पे अब क्या होगा? 270 डिग्री हम लोग फंडस को रोटेट कर रहे हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के अराउंड। बस इतना ही है। अब मुझे ये बताओ, ये वाली जो सर्जरी है ना, अगले वाली जो आ रही है, ये मेरी फेवरेट है। मुझे नहीं पता क्यों, बट मुझे ये देखने में बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। आप लोगों को भी लगेगी, लेकिन इससे पहले मैं डिजीज एग्जैक्टली दिखाना चाहती हूँ। यही ट्विस्ट था। अब जो यहाँ तक रुका हुआ है ना, उस बच्चे को पता है कि एग्जैक्टली इस कंडीशन में हो क्या रहा है। अब देखो मुझे बताओ कि एग्जैक्टली समझ आ रहा है कि कैसे हो रहा है ये हमारा स्टमक है, ये हमारा HCl है। एग्जैक्टली ये बैकफ्लो कैसे कर रहा है, पहले मैं वो दिखाऊंगी, उसके बाद वो वाली सर्जरी दिखाऊंगी, ठीक है? देखो अब इसके बाद आती है मेरी नेक्स्ट, जो मेरी फेवरेट सर्जरी है। ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ऐसे ही है ना, हमारा HCl होता है, ये बैकफ्लो कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट जो सर्जरी है उसका नाम आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, कि एग्जैक्टली इसके अंदर होता क्या है। तब तक के लिए एक बार देखो कि एग्जैक्टली ये सर्जरी है क्या चीज, और इसका मुझे बताओगे। दिखाई दिया? पता चला
क्या हो रहा है एग्जैक्टली, मैग्नेट जो है वो इसोफेगस के अराउंड रैप कर दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ अब मुझे। अब कोई मुझे नहीं बोलेगा कि हमें समझ नहीं आया, लैप्रोस्कोपिक मैग्नेटिक स्फिंक्टर सर्जरी लिखो, ठीक है। ऑगमेंटेशन है ये, लेकिन अगर याद नहीं हो तो यहाँ पे सर्जरी लिखाओ, लैप्रोस्कोपिक मैग्नेटिक स्फिंक्टर सर्जरी लिखाओ या फिर ऑगमेंटेशन लिखाओ। बात समझ आई। इसके अंदर क्या हो रहा है अभी मुझे कोई बताएगा। दीदी हमें तो ऐसे विजुअलाइज हो गया ना पूरा कि क्या हो रहा है, मैग्नेटिक रिंग जो है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के अराउंड रोटेट कर दी है, रैप कर दी है। अब उम्मीद करती हूँ सभी को समझ आ गया। अब अगले पॉइंट पर आती हूँ, असेसमेंट। नर्सिंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट शुरू हो चुकी है, सबसे पहला पॉइंट है असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर क्या करेंगे हम लोग, सेम सबसे पहले पेशेंट के सिम्टम्स को देखेंगे कि एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या रहे हैं, जो हम लोगों ने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में किया था ना, हिस्ट्री कलेक्शन, वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना बेशक से। डाइटरी हैबिट्स देखेंगे, पेन लेवल देखेंगे, वेट एंड वाइटल साइंस को देखेंगे। बात समझ आई। अब इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट जो आता है, किसी को नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने आते हैं? नहीं आते तो आज के लेक्चर से सीख के जाओगे। आज के बाद कभी भी तुम्हें चैट जीपीटी नहीं करना पड़ेगा, कभी भी तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम कैसे लिखें। सिर्फ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इस डिजीज में हो क्या रहा है, उसके बाद तुम्हें सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा। अभी यहीं पे मैं पहले सबसे पहले लिखना सिखा रही हूँ, उसके बाद ही मैं आगे का बताऊंगी कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो लिखो नर्सिंग डायग्नोसिस। लिखो सबसे पहले वाला। अब इस डिजीज के अंदर ऑब्वियस सी बात है पेशेंट को पेन भी हो रहा होगा ना। अब एक्यूट पेन के ऊपर ही बनाती हूँ, ये ना मोस्टली डिजीज के अंदर चल जाएगा, ये कॉमन भी है और तुम लोग को लिखना भी आ जाएगा इसके हेल्प से। तो सबसे पहला क्या आता है, एक्यूट पेन। सबसे पहले लिखो एक्यूट पेन। एक्यूट पेन। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन मार्क। दीदी क्या लिखे, आता है किसी को लिखना? नहीं आता है तो समझो, अभी आज के बाद ये कभी क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगेगा आप लोगों का इसके अंदर। एक्यूट पेन रिलेटेड टू, यहां पे लिखोगे रिलेटेड टू। रिलेटेड टू के अंदर अब क्या लिखना है ये यहां पे सीखोगे। अब उसके बाद क्या लिखोगे, एज एविडेंस। यहां पे भी अब लिखना क्या है इसके अंदर वो बताती हूं। यहां पे लिखोगे एक्यूट पेन रिलेटेड टू इटियोलॉजी। जो आप लोगों ने कोज देखा था, आप लोगों को कोज पता है, वो कोज लिखना है, किस वजह से हो रहा है और आप लोगों ने कैसे एविडेंस किया है, वो आ जाता है हमारा सिम्टम्स में। बात समझ आई। अब कैसे आता है वो चीज देखो, लिखना सभी को आया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर एक्यूट पेन हो रहा है रिलेटेड टू, किसकी वजह से हो रहा है, इटियोलॉजी क्या है, कोज क्या है। तो वो कोज क्या है, इसोफेजियल इरिटेशन। इरिटेशन होने की वजह से हार्ट बर्न हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है और हमें फेशियल भी देखने को मिल रहा है। बात समझ आई। अब किसी को अगर न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो रहा है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, कि वो खाना ही नहीं खा पा रहे हैं, वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके इसोफेगस में कुछ तो गड़बड़ है। तो हमें पता है क्योंकि वो ओरल इनटेक नहीं ले पा रहा है, नोजिया और ये रिलेटेड हो जाएगा। और हमें कैसे पता चल रहा है, वेट लॉस हो रहा है और लॉस ऑफ एपेटाइट है। बात समझ आई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। रिस्क ऑफ एस्पिरेशन के अंदर हमें कैसे पता और कैसे, मतलब कैसे उसको लग रहा है कि हाँ क्या कारण हो सकता है और हमें कैसे पता कि हो रहा है। तो रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। क्या हो रहा है, एस्पिरेशन कैसे हो सकता है, एस्पिरेशन का मतलब क्या है कि खाना बाहर की साइड आके सांस की नली में जाना। तो एस्पिरेशन हो रहा है, कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको रिफ्लक्स हो रहा है गैस्ट्रिक कंटेंट का, रिफ्लेक्स ही तो कर रहा है ना। और हमें कैसे पता, क्योंकि वो कफिंग कर रहा है आफ्टर मील या फिर रिगर्जिटेशन कर रहा है। बात समझ आई। अब उसके बाद आता है डेफिशिएंट ऑफ नॉलेज। क्यों हो, क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर डिजीज की कोई नॉलेज नहीं है। हमें कैसे पता चला, वर्बलाइजेशन से।
डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, हम ये हो किसकी वजह से रहा है वो चीज लिख दो, और हमें कैसे पता चला वो लिख दो। इसी के साथ हमारे नर्सिंग डायग्नोस भी कंप्लीट हो गए। मुझे नहीं लगता आज के बाद इस लेक्चर में कोई भी आके मुझे ये तो बोलेगा, या फिर मेरा कोई भी जूनियर मुझे बोलेगा कि दीदी हमें नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने नहीं आते, या फिर हमें मैनेजमेंट नहीं आती, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नहीं आती। मुझे तो नहीं लगता कोई बोलेगा। और एक और बात बता दूं, मैं आज के बाद मैं जितनी भी सर्जरीज करवाऊंगी, जितने भी मैनेजमेंट आप लोग करवाऊंगी, ऐसे ही 3D में होगी। हर एक डिजीज की जो सर्जरीज है मैं कोशिश करूंगी कि 99% डिजीज की मैं सर्जरीज आप लोग को 3D विजुअलाइज करवाऊं, ताकि आप लोग को एग्जैक्टली पता चले एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चलो इसी के साथ लास्ट पार्ट भी खत्म कर लेते हैं, फिर इसी के साथ मैं आपकी क्लास भी वाइंड करूंगी। हेल्थ एजुकेशन करना क्या है, अब पेशेंट को हेल्थ एजुकेट करना है। अब इसके अंदर ये कॉमन है, सबके अंदर कॉमन लिख के आओगे, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। 6 पॉइंट बनाओ। सबसे पहले तो डाइट मॉडिफिकेशन, अपनी डाइट को मॉडिफाई कर लो, हेल्दी खाना शुरू कर दो, अनहेल्दी डाइट को छोड़ दो। वेट मैनेजमेंट, अपने वेट को मैनेज करो। BMI सबको मैनेज करना आना चाहिए, मेजर करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। अब जो अपने BMI को, अपने जो बॉडी मास इंडेक्स है, अपने वेट को जो भी इंसान अच्छे से मेजर कर लेगा, जिसको पता है कि मैं ओबेसिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो वो खाना कम कर लेगा, एक्सरसाइज बढ़ा देगा। और वहीं पर अगर किसी को लग रहा है कि मैं माल न्यूट्रिस्ट हो रहा हूँ, माल न्यूट्रिशन की साइड जा रहा हूँ, तो वो अपनी डाइट को बढ़ा लेगा। बात समझ आई। अब उसके बाद आता है पोस्चर एंड बॉडी पोजीशन। इंसान को पता होगा, हर एक इंसान को, कि क्या है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे इस डिजीज के अंदर हमें खाना खाते ही नहीं, वैसे जनरली भी नहीं लेटना होता, लेकिन इस डिजीज के अंदर तो ये बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया है कि बिल्कुल भी तुम्हें खाना खाते ही नहीं लेटना है। वही चीज यहाँ पे आ जाएगी। अब उसके बाद आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई कर लेंगे, कि स्मोकिंग को छोड़ दो, टाइट फिटिंग के कपड़े पहनना छोड़ दो, ये सारी चीज। मेडिकेशन टाइम पे लो। और उसके बाद अगर कोई दिक्कत लगती है, व्हेन टू सीक हेल्प, पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें किस पॉइंट पर मेडिकल हेल्प की नीड पड़ेगी। अब इसके बाद कोई मुझे ये तो नहीं बोल सकता कि हमें लिखनी नहीं आती है। अब 15 नंबर सबकी पॉकेट के अंदर है। उम्मीद करती हूँ अच्छे से लिखना भी आ गया होगा, समझ भी आ गया होगा। और ऐसे ही अगर 3D विजुअलाइजेशन की मदद से सर्जरीज पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए भाई। चलिए मिलते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोग को और भी डिजीज करवाऊंगी ऐसे ही विजुअलाइजेशन की मदद से। ये एक जनरल टॉपिक भी था मैं अगर बोलूँ तो, क्योंकि मुझे इसके ऊपर जनरली लिखना सिखाना था कि एग्जैक्टली एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करते हैं ये, क्योंकि पहली ही वीडियो थी हमारी। अब के बाद से मैं आप लोग को प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ डिजीज ओरिएंटेड रहूंगी कि डिजीज के अंदर क्या हो रहा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। राम राम भाई सारा ने।